नमस्कार और सुप्रभात। आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो सामने निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी G20 के लिए आज जाएंगे साउथ अफ्रीका। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो इस वक्त सामने निकल के आ रही है। जोहान्सबर्ग में विश्व नेताओं संग होगी उच्च स्तरीय बैठक। आपको बता दें कि भारत G20 एजेंडे पर रखेगा अपना दृष्टिकोण। 3 मुख्य सत्रों में प्रधानमंत्री करेंगे संबोधन। आपको बता दें कि इसी के साथ 21 से 23 नवंबर तक चलेगा G20 नेताओं का कार्यक्रम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो इस वक्त सामने निकल के आ रही है, जहां पर आज प्रधानमंत्री मोदी जोहान्सबर्ग में विश्व नेताओं की उच्च स्तरीय बैठक में सम्मिलित होंगे। इसी के साथ भारत G20 एजेंडे पर अपना दृष्टिकोण रखेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो सामने निकल के आ रही है, जहां जोहान्सबर्ग में विश्व नेताओं संग होगी बैठक। 3 मुख्य सत्रों में प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना होंगे। यह सम्मेलन 21 से 23 नवंबर तक जोहान्सबर्ग में आयोजित किया जा रहा है, जहां विश्व के शीर्ष नेता वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 3 प्रमुख सत्रों में भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे और आर्थिक सहयोग, वैश्विक विकास, तकनीकी साझेदारी तथा अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां पर भारत की प्राथमिकताओं को मजबूती से दुनिया के सामने रखेंगे। भारत हाल ही में G20 अध्यक्षता का निभा चुका है। ऐसे में इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री की भागीदारी को विश्व महत्वपूर्ण और विशेष महत्व के साथ यहां पर देखा जा रहा है पूरे ही विश्व स्तर पर। आपको बता दें कि उनके कई द्विपक्षीय मुलाकातों की भी संभावनाएं जो है वो यहां पर जताई जा रही हैं। तो आपको फिर से एक बार बता दें किस तरीके से 21 से 23 नवंबर तक जो है G20 नेताओं का कार्यक्रम जो है वो चलेगा। जोहान्सबर्ग में विश्व नेताओं के संबोधन को लेकर यहां पर जो है तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और आज प्रधानमंत्री मोदी जोहान्सबर्ग रवाना होने वाले हैं, जिसके लिए जोहान्सबर्ग में विश्व नेताओं संग उच्च स्तरीय बैठक को करेंगे और इसी के साथ कई सारे तमाम द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। तो इसी के बाद आपको अगली बड़ी खबर से रूबरू करा दें जो इस वक्त सामने आ रही है निकल के। जेपी नड्डा आज मणिपुर के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी होंगे मौजूद। राज्य के हालात पर दोनों नेता ले सकते हैं समीक्षा। आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है जेपी नड्डा से जुड़ी हुई, जहां जेपी नड्डा आज मणिपुर के दौरे पर रहेंगे। स्थानीय प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी। इसी के साथ मणिपुर में शांति और संगठनात्मक गतिविधियों पर भी फोकस रहने वाला है। तो बड़ी खबर जो है वो सामने निकल के आ रही है, वो आपको बता दें जहां स्थानीय प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी। इसी के साथ आपको बता दें कि यहां पर जो है भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मणिपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां उनके साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ संचालक मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। दोनों नेता राज्य में मौजूदा हालात और शांति बहाली के प्रयासों की समीक्षा कर सकते हैं। दौरे के बाद आपको बता दें कि दौरे के दौरान वो कई सारे स्थानीय नेताओं, सामाजिक संगठनों और पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। मणिपुर में पिछले महीने में उत्पन्न तनाव के बाद अब यह दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मित्रों, अगर मैं बताइए 125 यूनिट बिजली मुफ्त हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? एक जमाने में 2-2 घंटा बिजली आती थी, आज 24 घंटे बिजली है कि नहीं है? बोलो, गांव-गांव बिजली है कि नहीं है? और 125 यूनिट बिजली फ्री हो गई है। मेरा आपसे निवेदन है, प्रधानमंत्री हर घर सूर्य योजना आप अपने घर में लागू करो। आने वाले समय में आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक भी पैसा नहीं लगेगा। और अगर ज्यादा बिजली तुम घर में पैदा करोगे तो उसको ग्रिड में डाला जाएगा और आपको पैसा कमाने का भी योजन किया जाएगा। आपको सरकार उसके लिए पैसा भी देगी। बोलो, इसको बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? विकास करना है कि नहीं करना है? आप बताइए। आशा बहनों की तनख्वाह बढ़ा दी गई, ममता बहनों की तनख्वाह बढ़ा दी गई और हमारे विधवा बहनें, हमारे दिव्यांग भाई, हमारे वृद्धा पेंशन वाले, उनकी पेंशन। तो देखिए किस तरीके से जेपी नड्डा आज जो है मणिपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। आपको बता दें मणिपुर में शांति और संगठनात्मक गतिविधियों पर जो है यहां पर विशेष फोकस रहने वाला है। तो अगली खबर का रुख करते हैं जो लखनऊ से इस वक्त सामने निकल के आ रही है। लखनऊ में होगा शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का अधिवेशन। आपको बता दें 28 दिसंबर को होगा अधिवेशन। खबरें निकल के सामने आ रही हैं जहां वक्फ संपत्ति की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा संभव बताई जा रही है।
लखनऊ पहुंचेंगे देश भर के उलेमा। इसी के साथ लखनऊ के बड़े इमामबाड़े में इस अधिवेशन को आयोजित किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो इस वक्त सामने निकल के आ रही है। आपको फिर से बताते चले किस तरीके से यहां पर जो है वक्त संपत्ति की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा संभव बताई जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि 28 दिसंबर को जो है ये अधिवेशन होने वाला है, जिसके लिए लखनऊ पहुंचेंगे देश भर के उलेमा। बड़ी खबर जो है वो सामने निकल के इस वक्त आ रही है जो आपको बता रहे हैं, जहां पर लखनऊ में बड़े इमामबाड़े में जो है ये अधिवेशन का आयोजन होने वाला है। इसी के साथ आपको बता दें कि 28 दिसंबर को जो है आयोजित किया जाएगा। लखनऊ में होगा शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का अधिवेशन। और इसी के साथ आपको बता दें कि 28 दिसंबर को ये जो है अधिवेशन होने वाला है। लखनऊ के बड़े इमामबाड़े में जो है इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें तमाम मुद्दों पर जो है, तमाम पहलुओं पर जो है चर्चा की जाएगी। खासतौर पर वक्त संपत्ति की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर यहाँ पर जो है चर्चा संभव बताई जा रही है। तो खबरें सामने निकल के आ रही हैं। इसी के साथ आपको ये भी बताते चलें कि लखनऊ पहुंचेंगे देश भर के उलेमा। बड़ी खबर जो है वो सामने निकल के आ रही है जो आपको बता रहे हैं, जहां पर लखनऊ पहुंचेंगे देश भर के उलेमा। और इसी के साथ लखनऊ में बड़े इमामबाड़े में जो है ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो फिर से आपको बताते चले बड़ी खबर जो सामने निकल के आ रही है लखनऊ से, जहां पर लखनऊ में होगा शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का अधिवेशन। इसी के साथ आपको बता दें 28 दिसंबर को जो है ये अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। 28 दिसंबर को अधिवेशन जो है ये होना है। और इसी के साथ आपको बता दें कि कई सारे अहम मुद्दों पर चर्चा संभव बताई जा रही है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी जो है वो लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलते हैं और जानते हैं क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी। अनुराग, 28 दिसंबर को जो है ये अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। कई सारे अहम मुद्दे, खासतौर पे संपत्ति का जो मुद्दा है वक्त की, जो हमेशा तमाम विवादों में रहती है वक्त संपत्तियों को लेकर, उस पर चर्चा संभव बताई जा रही है। जी देखिए, वक्फ संपत्ति का विषय जो है वो वैसे चर्चा का विषय बना हुआ था। काफी इसमें बयानबाजी भी बीच में देखने को मिली, लेकिन एक बार फिर से जब ये अधिवेशन होने वाला है तो ऐसे में कयास है कि वक्फ संपत्तियों को लेकर के जो चर्चाएं हैं एक बार पुनर्जागृत वापस से हो जाएंगी। लखनऊ में शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का अधिवेशन होना है। मौलाना कल्वे जवाद जो कि शिया धर्मगुरु हैं लखनऊ में, उनके नेतृत्व में यह अधिवेशन होगा। कई सारे जो बड़े मौलाना है वो लखनऊ आएंगे। लखनऊ में जिस जगह पर ये अधिवेशन होना है वो हुसैनाबाद का इलाका है, इमामबाड़ा परिसर है। इमामबाड़ा परिसर के अंदर आसिफी मस्जिद है जी, वहां पर ये अधिवेशन होना है। देखिए, हुसैनाबाद के इलाके में हुसैनाबाद ट्रस्ट जो है वो लखनऊ के इमामबाड़े, लखनऊ के और जो वहाँ के हेरिटेज सतखंडा, क्लॉक टावर और रूमी दरवाजा और उससे जुड़े हुए और इलाके, ये सब हुसैनाबाद ट्रस्ट के अंतर्गत आते थे। वक्त की संपत्ति को लेकर के जो विवाद चल रहा है उसमें बीच में लखनऊ में ये बात भी निकल आई कि हुसैनाबाद ट्रस्ट से वो चीजें लेकर के सरकार, एलडीए, नगर निगम, ये सब चीजें या पर्यटन विभाग अपने अंडर लेगा और उसके बाद जो है वहां पे डेवलपमेंट करेगा। इसका विरोध शिया धर्म से जो जुड़े हुए लोग थे वो जताते नजर आए थे। बहरहाल वो मामला बीच में शांत हुआ, लेकिन जब एक बार वापस से इतना बड़ा अधिवेशन होने जा रहा है 28 दिसंबर को, जिसमें एक बड़ी संख्या में उलेमा यहाँ पहुंचेंगे, उलेमा के समर्थक भी यहाँ पहुंच सकते हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए वापस से एक बार चर्चा का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। और 28 दिसंबर को लेकर के जो पुलिस की सुरक्षा की तैयारी है वो भी, उसके लिए भी जो है दिशा निर्देश कुछ समय में कर दिया जाएगा। लेकिन इस अधिवेशन से देखिए शिया वक्फ बोर्ड, शिया पर्सनल लॉ बोर्ड जो अधिवेशन करने जा रहा है, इससे वक्फ संपत्तियों की जो वापस से एक चर्चा है वो बहुत तेज होने वाली है। लखनऊ में भी बहुत सारी ऐसी लैंड है जो वक्फ की संपत्ति है और उसको लेकर के जब सरकार उस पे वापस से जो है वापस अपने कब्जे में लेती है तो वहां से विरोध के स्वर देखने को मिलते हैं। और खास तौर पे जो लखनऊ के पुराने इलाके हैं जहां वक्फ से जुड़े हुए पुराने बड़े कब्रिस्तान हैं, जहां पर हेरिटेज साइट्स है, ऐशबाग का इलाका है, वहां पर वक्फ की कई सारी संपत्तियों का दावा किया जाता है। तो देखिए बहुत सारे ऐसे अलग अलग जगह हैं लखनऊ में जहां पर वक्फ अपनी संपत्ति होने का दावा करता है। जब शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ऐसे बड़े अधिवेशन को कॉल कर रहा है तो एक दफे वापस से लखनऊ की गलियों में इस बात की चर्चा चाय की दुकानों पर बैठे लोग करने लगे हैं कि आखिर वक्फ सुरक्षा को लेकर के, वक्फ संपत्ति की सुरक्षा ऐसे अहम मुद्दे पर क्या चर्चा होने वाली है, अधिवेशन में कौन लोग आएंगे, अधिवेशन में क्या कुछ बातें होंगी, आखिर अगला फरवरी। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुराग आपका तमाम जानकारी हमारे साथ इस विषय पर साझा करने के लिए। आप जो है नजर इस पूरी खबर पर बनाए रखें। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको फिर से बताते चलें कि 28 दिसंबर को जो है यहाँ पर अधिवेशन होने जा रहा है, जिसके लिए वक्फ संपत्ति की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा संभव बताई जा रही है।
केंद्र मंत्री और एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने विपक्ष पर तीखा हमला किया और कहा कि विपक्ष को सकारात्मक पक्ष रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2020 में चुनाव परिणाम उनके पक्ष में नहीं थे, फिर भी वे जनता और मीडिया के सवालों का सामना करने वाले पहले नेता थे। पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव कई दिनों से मिले जनादेश और बनी सरकार के बावजूद शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए हैं और न ही मीडिया और जनता से सवालों का भी जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक हार से इतना निराश होना एक गंभीर राजनीतिक का शोभा नहीं देता। चाहिए विपक्ष को सकारात्मक भूमिका रखनी चाहिए। मेरी समझ के परे 2020 में अगर आप लोग को याद होगा परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए थे, पर 2020 में भी सबसे पहली पार्टी जिसने आकर जनता के सवालों का, आपके सवालों का सामना किया था वो हम ही लोग थे। सबसे पहले 2020 में मैं सामने आया था और अपनी हार को स्वीकार करते हुए तमाम सवालों के जवाब देने का काम किया। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहे हैं। जनादेश आए, इतने दिन हो गए, सरकार बन गई। ऐसे में आना चाहिए, जनता के सवालों का, आप सबके सवालों का जवाब देना चाहिए। अगर एक हार से आप ऐसे निराश होके कमरे में बैठ जाइएगा तो ये मुझे नहीं लगता कि एक नेता की भूमिका को ये शोभा देता है। हार जीत एक तरफ है, पर कम से कम उस परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत आप में जरूर होनी चाहिए। सवाल है, या मंत्रालय मैटर करता है आपके लिए क्योंकि जिम्मेदारी दी गई है? ये सरकार एज अ होल, एज वन यूनिट हम लोग काम कर रहे हैं और जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री की सोच रही है सरकारों को चलाने की, साइलोज से निकलकर हम लोगों ने इंटर मिनिस्ट्रियल इंटरेक्शंस करते हुए हम लोगों ने सरकार चलाने का काम किया है। केंद्र में पिछले 10-11 साल में यही हम लोग का अनुभव रहा है कि हर वो मंत्रालय जो साइलोज में काम करता था वो साइलोज से बाहर निकला है। मैं मानता हूं बिहार में भी हम लोग इस बार की सरकार को साइलोज से बाहर निकालकर एक यूनिट, एक टीम के तहत हम लोग काम करेंगे। अंतोगत्वा लक्ष्य हमारा वो संकल्प पत्र जो आप सबके सामने हम लोगों ने बिहार की जनता से वादा करते हुए हम लोगों ने घोषणा करने का काम किया था, अंत में उस संकल्प पत्र पर खरा उतरने की एक बड़ी जिम्मेदारी हमारी सरकार के ऊपर है। ऐसे में विभाग कौन सा, क्या किसको मिल रहा है, क्या जदयू के पास है, जदयू के भी सारे विभाग हमारे ही हैं, हमारे भी सारे विभाग जदयू के, भाजपा के ही हैं। यहाँ पर एक टीम, एक यूनिट की तरह ये सरकार काम करेगी। विपक्ष को सकारात्मक भूमिका रखनी चाहिए। पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरमिंदर सिंह राजा वॉरिंग ने कहा कि राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि भाजपा ने किस तरह वोट चोरी करके चुनाव जीता है। इसी मुद्दे को लेकर मजबूती देने के लिए पंजाब कांग्रेस ने राज्य भर में जुटाए गए 27 लाख हस्ताक्षर फॉर्म आज केसी वेणुगोपाल को सौंपे हैं। आपको बता दें कि राजा वॉरिंग ने कहा है कि ये फॉर्म जनता की आवाज और चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता की मांग का प्रतीक है। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए जनता के साथ खड़ी है और इन दस्तावेजों के जरिए पार्टी अपना विरोध दर्ज कर रही है। हमने जिस प्रकार से पूरे देश भर में वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी करके देश के अंदर भी सरकारें बनी और राज्यों में भी सरकारें बनी, जिसका पूरा पर्दाफाश आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक एक चीज सबूतों के साथ देश के सामने रखा। उसी मुहिम के तहत हमने प्रदर्शन भी किए, लड़ाई भी लड़ी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमने जो आदेश आए थे, पूरे देश भर में एक सिग्नेचर कैंपेन चला था, जिसके तहत हमारा टारगेट था कि कम से कम 5 करोड़ हम सिग्नेचर लोगों के बीच जाकर, गली गली जाकर उन लोगों को बताना है कि बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार को छीना जा रहा है, बीजेपी वोट चोरी कर रही है। तो हम पंजाब में गली गली गए और पूरी लिस्ट के साथ हमारे पास 26,85,828 यानी कि हमने ये बॉक्सेस बनाए हैं, जिसमें पर कॉन्स्टिट्यूंसी का जहां जहां से जो फॉर्म आए हैं 117 हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से, और साथ ही में यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस और अन्य जो ऑर्गेनाइजेशन छोटे हमारे दल हैं, उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला है। तो आज हम पंजाब की तरफ से
हम 27 लाख फॉर्म तकरीबन आज जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन को बघेल जी से माध्यम से और प्रताप सिंह बाजवा जी के आशीर्वाद से हम यहां पर केसी वेणुगोपाल जी को वो तमाम फॉर्म सौंपने हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनीजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाए। उन्होंने कहा कि टीमों ने लगभग 1250 निर्माण साइटों का निरीक्षण किया है, जिसमें नियमों के उल्लंघन पर 200 से अधिक जगहों पर नोटिस जारी कर दिए गए हैं और करीब 50 साइटों का निर्माण कार्य तुरंत बंद करा दिया है। सिरसा ने बताया कि वाहन प्रदूषण को रोकने के लिए नियमों का उल्लंघन करने वाली गाड़ियों पर भारी जुर्माना लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्राथमिक उद्देश्य दिल्ली का प्रदूषण पूरी तरीके से समाप्त करना और जनता को स्वच्छ हवा उपलब्ध कराना है। सुनिए। दिख रहे हैं उनके ऊपर भी हम कार्रवाई। दिल्ली में हमने लगभग 1250 के आसपास साइटों की इंस्पेक्शन करी। उनमें 200 से ज़्यादा साइटों पे हमने नोटिस इशू किए। 50 के लगभग हमने साइटें जो हैं उनको बुक कर दिया, उनकी कंस्ट्रक्शन को बंद कर दिया गया क्योंकि वायलेशन बहुत बड़ी कर रहे थे और ग्रैब की वायलेशन भी कर रहे थे। 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा इन लोगों के जुर्माने लगाए गए हैं। ये केवल कंस्ट्रक्शन के हैं। इसी तरह व्हीकल्स के ऊपर बहुत हैवी हमने पेनल्टीज लगाई हैं। इसी तरह कोई जल बोर्ड और एमसीडी की भी अगर कोई वायलेशन दिख रहे हैं उनके ऊपर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, हमारा मकसद दिल्ली के पोल्यूशन को हर तरीके से करना। ये जो 10 साल की बीमारियां हैं इनको अभी मुस्तैदी से ठीक करना पड़ेगा। ये जितनी तेजी से हम करेंगे उतनी तेजी से दिल्ली की हवा को साफ कर पाएंगे। और मैं दिल्ली के लोगों को एक आग्रह करना चाहता हूँ, ये जो पोल्यूशन है हमारा दिया हुआ है, हमें उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ग्रैब के बावजूद आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आपको अपने बच्चों की परवाह ही नहीं है। आप उसके बावजूद इंडस्ट्री का पोल्यूशन चला रहे हैं, आपको इस बात की अहमियत ही नहीं समझ में आ रही। हम सबको मिलकर ये समझना होगा और अगर नहीं हम समझेंगे हम अपने बच्चों के लिए खतरा पैदा करते जा रहे हैं। इसलिए हमें सख्ती से कदम उठाने होंगे और सख्ती से कदम उठाए बिना हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा। और मैं फिर से आग्रह करना चाहता हूं दिल्ली के लोगों को कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान दें, हमारा सहयोग करें। दिल्ली के अंदर कूड़ा ना पड़ने दें। दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन के ऊपर ये जो जिस तरह की वायलेशन हो रही है इनके ऊपर रोक लगाएं। आप घर बनाएं, अच्छा सुंदर बनाएं, लेकिन उसको वायलेशन जो हो रही है उस पर रोक भी लगाएं और जो हमारे पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो करें। दिल्ली भाजपा सांसद जगदम्बा पाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को कड़ी आलोचना में क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में मिले जनादेश के बाद भी राहुल गांधी को ऐसा बयान देना राज्य की जनता का अपमान है। पाल ने के मुताबिक आज बिहार ही नहीं देश के नौजवान, महिलाएं और किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के साथ खड़े हैं। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस और उनके नेताओं के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वे इस तरीके के बयानबाजी देकर केवल अपनी निराशा और बौखलाहट जाहिर करना चाहते हैं। पाल ने कहा कि जनता ने निष्पक्ष को और विपक्ष को स्पष्ट संदेश दे दिया है। राहुल गांधी बिहार के जनादेश के बाद भी अगर इस तरह का बयान दे रहे तो मानसिक रूप से दिवालिया हो गए। ये बिहार की जनता का अपमान। आखिर पूरे देश के आसपास के देशों में, जहां नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश में नौजवानों ने, जहां पे आपने देखा कि किस तरीके का प्रतिक्रिया किया, आज भारत में वही नौजवानों ने किस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितनी बड़े भारी जन समर्थन से बिहार में विजयी बनाया। तो आज बिहार का, देश का नौजवान हो, महिलाएं हो, किसान हो, युवा हो, मोदी जी के साथ है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पहले कह रहे थे ईवीएम में है, जब चुनाव आयोग ने कहा ईवीएम में कोई अगर अनियमितता है तो उसको सिद्ध करिए। फिर एसआईआर में कहा, एसआईआर की ट्रांसपेरेंसी बिहार में के कोर्ट निष्पक्ष पड़ा, तो फिर उसके बाद परिणाम आया। तो अब ये इनकी बौखलाहट है। ये आखिर चुनाव आयोग पे केवल हार का अपना ठीकरा पहले ईवीएम पे फोड़ेंगे, फिर एसआईआर पे है, अब मोदी जी पे। तो ये मोदी जी की लोकप्रियता है। लोकसभा के बाद जितने राज्य के चुनाव हुए हैं, अगर बीजेपी एनडीए की सरकार बन रही है तो उनको अपना आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि अब क्या कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में, क्या कांग्रेस पार्टी हर राज्य से मुक्त नहीं हो रही है। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में जनता
समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने बिहार में बनी नई एनडीए सरकार और शपथ ग्रहण समारोह पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार का गठन और मुख्यमंत्री का शपथ लेना ठीक है, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव से पहले किए गए सभी वादों को पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए थे, ये योजना जारी रहनी चाहिए। साथ ही उन्होंने मांग की है कि राज्य के हर परिवार को एक व्यक्ति को रोजगार देने का वादा भी सरकार को निभाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता अब कार्रवाई की उम्मीद कर रही है। सरकार बन गई और मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है, लेकिन उन्होंने चुनाव से पहले जो वादे किए थे उन सब वादों को उन्हें पूरा करना चाहिए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की सभी महिलाओं को 10,000 रुपये उनके खाते में दिए गए थे। ये योजना चालू रहनी चाहिए और बिहार में हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाना चाहिए। बिहार में जो जनता की समस्याएं और जन मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने वादा किया था, उन्हें तत्काल रूप से पूरा किया जाना चाहिए। कौशाम्बी जिले में दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात से हड़कंप मच गया, जहां सराफा व्यापारी अंशु सोनी से बदमाशों ने 10 लाख रुपए के गहने लूट लिए। सराय अकीला थाना क्षेत्र के रहने वाले अंशु सोनी अपनी दुकान बंद कर ईसीपुर से लौट रहे थे। सरैयापुर के पास अचानक सफेद बुलेरो ने उन्हें ओवरटेक करके रोक लिया। बुलेरो में सवार 5 से 6 बदमाश उतरे और व्यापारी के साथ मारपीट करते हुए कंधे पर टंगा बैग छीनकर भाग गए। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। ये आज दिनांक 19 नवंबर 2025 को थाना सरायकेल क्षेत्र के भगवतीगंज के रहने वाले एक व्यक्ति, जिनकी ग्राम ईसीपुर में एक ज्वेलरी की दुकान है, उनके द्वारा सूचना दिया गया कि जब वो दुकान बंद करके शाम को अपने घर वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में एक बोलेरो पर सवार कुछ 2-3 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उनको रोककर उनका जो बैग है वो छीनकर चले गए हैं। उस बैग में उनकी कुछ गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी थी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है। वादी द्वारा दिए गए तहरीर पर सुसंगत धाराओं में थाना सरायकेल में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है उच्च अधिकारियों के द्वारा और इस घटना के सफल अनावरण के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कई टीमों का गठन किया गया है। इस पे गहनता से साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण कर पुलिस द्वारा इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। कौशाम्बी में दिन दिहाड़े सराफे व्यापारी से लूट का मामला सामने आया है। बता दें कि कल बुधवार शाम को एक अंशु सोनी नामक सराफा व्यापारी अपने सराय की लीसीपुर अपनी दुकान बंद करके अपने घर की ओर जा रहा था। तभी अज्ञात एक सफेद बोलेरो में कुछ 4-5 अज्ञात युवकों ने उसका ओवरटेक किया। उसकी गाड़ी का पीछा करते हुए उसको बीच रास्ते में घेर कर उसके साथ मारपीट की। फिलहाल मारपीट करने के बाद उसका बैग लेकर मौके से फरार हो गए। वहीं पीड़ित अंशु सोनी का कहना है कि उसने पीछा करते हुए बोलेरो में कई हाथ मारे, कांच उसके लगने के बाद फिर भी उसने काफी हिम्मत दिखाते हुए उन बदमाशों का पीछा किया। फिलहाल किसी तरह उसने थाने पहुंचकर शिकायत की और उसके बाद मौके पर सीओ और एसओजी टीम मौके पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। लगातार फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर जिस तरह से तफ्तीश में जुटी है, अब टीम वहीं सीओ का कहना है कि तहरीर के आधार पर टीम गठित की गई है। जल्द ही उन आरोपियों की तलाश की जाएगी, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। कौशाम्बी से नवनीत सिंह, इंडिया वॉइस। गोरखपुर रेलवे रेलखंड कार यहां पर निरीक्षण के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोरवरण का देर शाम 7 बजे मुख्य शिक्षा अधिकारी मुकेश मेहरोत्रा और मंडल रेल प्रबंधक लखनऊ गौरव अग्रवाल के साथ गोंडा रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने गोंडा परिक्षेत्र के लोको शेड का विस्तृत निरीक्षण किया। जीएम ने सबसे पहले ओवरहॉलिंग अनुभव, बोगी अनुभाग और विद्युत रंगिंग रोड में इंफ्रास्ट्रक्चर, लोको के रखरखाव, शेड्यूल, अनुरक्षण तथा सुरक्षा मानकों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और सुपरवाइजर्स से मशीनों की तकनीकी बारीकियों पर भी जानकारी ली है। निरीक्षण के बाद महाप्रबंधक उदय ने लोको शेड में नवनिर्मित बोगी स्टेशन और सेक्शन रोड का उद्घाटन कर वरिष्ठ कर्मचारियों से फीता कटवाया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न उप निरीक्षक और उपकरणों का भी यहां पर अवलोकन करते हुए निरंतर मॉनिटरिंग पर जोर दिया। लोको शेड की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए 200वें
अनुरक्षित लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया गया। गोंडा में टिकाउरा गांव के पास पिछले ट्रेन हादसे में पड़ी बोगियों के निस्तारण को लेकर जीएम ने डीआरएम लखनऊ को जल्द कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। वहीं गोंडा लखनऊ पैसेंजर ट्रेन चलाने के प्रस्ताव पर कहा कि वाणिज्यिक पहलुओं के अनुसार पत्र भेजा जा चुका है। गोंडा शहर के अंडरपास के जल भराव की समस्या पर भी उन्होंने शीघ्र समाधान का आश्वासन यहां पर दिलाया। हमने गोरखपुर से लेकर गोंडा तक पूरा जो खंड है हमारा रेल का, उसका गहन निरीक्षण किया है और उसमें इस निरीक्षण में हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, मंडल रेल प्रबंधक और उनकी टीम, हमारे मुख्यालय की टीम, प्राथमिक रूप से तो हम लोगों ने संरक्षा उपकरणों, जितने हमारे उपकरण हैं और जो हमारी व्यवस्थाएं हैं संरक्षा की, उसका गहन निरीक्षण किया है कि वो गुणवत्ता की कितनी गुणवत्ता है उसमें और कितनी तो संरक्षा की दृष्टि से ये निरीक्षण हुआ है और इस खंड में जितने भी मुख्य स्टेशन हैं उस पे गहन निरीक्षण किया गया। जहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, स्टेशन रिडेवलपमेंट के, अमृत भारत के जो कार्य हो रहे हैं उनका निरीक्षण, उनमें भी कितनी गति से काम हो रहा है और उसकी गति बढ़ाने के लिए और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, अच्छी गुणवत्ता की सुविधाएं पैसेंजर्स को मुहैया कराने के लिए, और साथ साथ हमारे जो कर्मी हैं, रेल कर्मी, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उनके कार्यस्थल पर कैसी स्थिति है, उनकी कॉलोनी में कैसी स्थिति है, विभिन्न पहलू जो हमारे रेलवे वर्किंग के हैं, चाहे ट्रैक हो, चाहे सवारी डिब्बा हो, माल डिब्बा हो, अनुरक्षण हो, लोगों का अनुरक्षण हो, चाहे हमारी सिक्योरिटी हो, ये सारे पहलुओं पे हम लोगों ने, हमारे विभिन्न अधिकारियों ने और मैंने खुद जाके विस्तार से कर्मचारियों से चर्चा की है और सारी चीज़ें स्वयं देखी हैं। और इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारे कार्य चल रहे हैं वो बहुत जल्दी तेज़ी से संपन्न हों और सभी को, हमारे पैसेंजर्स को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो जल्दी से जल्दी प्राप्त हों और अच्छी गुणवत्ता की सुविधाएं प्राप्त हों, और साथ साथ रेल की संरक्षा बनी रहे, हमारी सर्विस। तो बरुआ सागर थाना क्षेत्र के कस्बे में एक नाबालिग लड़की के साथ तांत्रिक ने झाड़ फूंक के नाम पर अश्लील हरकतें की हैं। पीड़िता के पिता के अनुसार पुलिस को शिकायत पत्र देते हुए बताया गया कि बेटी की तबीयत खराब होने पर झाड़ फूंक करने वाले तांत्रिक को घर बुलाया गया था। घर आकर उसने कहा कि हम झाड़ फूंक तक करेंगे जब तुम्हें कमरे से बाहर रहोगे। हम और हमारी पत्नी कमरे से बाहर निकल गई, ये साफ तौर पे यहाँ पर पिता का कहना है। आधे घंटे बाद जब कमरा खुला तो बेटी ने रोते हुए बताया कि तांत्रिक ने कपड़े उतरवाए और पूरे शरीर पर हाथ फेरा और नींबू रगड़ाया। थाना प्रभारी ने गुरुवार सुबह 9 बजे बताया कि पिता की शिकायत पर पुलिस द्वारा तुरंत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। भजन लोहार झाड़ फूंक जानता था, तो इसको हमने बुलवाया। बिटिया की तबीयत खराब थी तो इस घर पे आया कमरे पे, तो इसने बोला हम झाड़ फूंक जब करेंगे जब कमरा बंद करो। इनने बोले तुम आध घंटा बाहर बैठे रहो दोनों आदमी। तो दोनों आदमी बाहर रहे हम लोग। तो आध घंटा बाद कमरा खोला तो बिटिया ने रो रही थी, तो बिटिया ने पूछा तो बिटिया ने बताया। अयोध्या के तरुण क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक खप्पू तिवारी के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर एकता यात्रा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में क्षेत्र की जनता ने बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया। इस मौके पर हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी ने बीजेपी के पूर्व विधायक खप्पू तिवारी से भी खास बातचीत की है, जो आपको दिखाते हैं। इस वक्त बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता खप्पू तिवारी हैं। आज यूनिटी मार्च निकाल रहे हैं अयोध्या जनपद में। तो आज आप यूनिटी मार्च निकाल रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर, क्या कहना चाहेंगे? इस एकता के माध्यम से हम लोग सरदार पटेल के सम्मान में यात्रा निकाले हैं और सरदार पटेल की जो सोच थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उनकी सोच को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उनकी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके सम्मान में यात्रा है। सर, क्या कुछ इसका रूट रहने वाला है और कितने लोग हैं जो आपके साथ इस यात्रा में जुड़े हैं? अब हमने तो बहुत कुछ हमें क्लियर है नहीं, आप देख लीजिए कितने लोग हैं। और इस यात्रा में सर्व समाज के लोग, सभी लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित किए हैं। बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान, बच्चे, सभी लोग एक तरफा अपनी भागीदारी सुनिश्चित किए हैं। शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो तस्वीरें हमारे सहयोगी
पीयूष आपको दिखा रहे हैं कि एक बड़ा हुजूम है जो इस यात्रा में शामिल हुआ है। कैमरा सहयोगी पीयूष मिश्रा के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, अयोध्या। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ।